कहा गया कि हमारे प्रमुख 4 स्वधर्म हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षम। हर मनुष्य अपने जीवन में उसे धर्म का पालन करना है, अर्थ उसको धन कमाना है, क्योंकि धन व्यवस्था का हिस्सा है। यहाँ पर स्वार्थ दिखाई देगा, धन की जब बात आएगी पर स्वार्थ दिखाई देगा, पर बिना धन के हम अपने जीवन का यापन नहीं कर सकते, क्योंकि धन हमेशा एक प्रलोभन है। किसी से मान लीजिए कोई व्यक्ति बुढ़ापा आ जाए, चलो वो अनासक्त हो गया, उसको धन से कोई आसक्ति नहीं है, बुढ़ापे में आ गया, अब उसको पैसा नहीं चाहिए किसी भी चीज के लिए। बट अगर बुढ़ापा जहाँ पर शरीर ठीक से काम नहीं करता, वहां पर शरीर को चलाने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, और जब वो मदद की जरूरत पड़ती है तो एक समय के बाद मदद कोई यूं ही नहीं करता, तो धन एक प्रलोभन का काम करता है। जब हम किसी को बोलते हैं कि आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपको धन दे दूंगा, तो सामने वाला स्वेच्छा से उसके लिए तैयार हो जाता है, राइट है। तो अब आप भले एक समय के बाद धन से आसक्ति हटा लीजिए, पर धन अपने जीवन काल के लिए, क्योंकि ये शरीर का जब तक संचालन करना है तब तक तो धन की जरूरत पड़ेगी। भले ईश्वर से जुड़ गए पर शरीर के संचालन के लिए धन की जरूरत पड़ेगी, या फिर भिक्षु बन गए और ईश्वर पे भरोसा रखें, जो मिल जाए वो अच्छा है और ना मिले तो कोई बात नहीं। बट एक समय के बाद इन भिक्षुओं को भी आम मनुष्यों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन क्यों ना करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, आपने देखा होगा कई समाज सेवी संस्थाएं जो है समय समय पर रास्ते के भिखारियों को, या ऐसे जो लोग आवारा घूम रहे होते हैं, जिनके बाल बढ़े हुए हैं, जिनके कपड़े लत्ते नहीं पहन रहे ढंग से, इन लोगों को लेकर इनका काया पलट करने का काम करती है। इनके बाल कटवाती है, इनको क्लीन करती है, ऐसा आपने अनुभव किया होगा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षानम। अब काम क्या है? काम मतलब हर मनुष्य इच्छाओं से बना हुआ है, और हर मनुष्य चाहता है कि मेरी इच्छाएं पूरी हों। तो हमारे जीवन का एक हिस्सा धर्म के पालन में जाता है, एक हिस्सा धन कमाने में जाता है, एक हिस्सा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में जाता है, और एक हिस्सा बचता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अब ये जो टॉपिक है, हो सकता है ये डायरेक्टली योग से जुड़ा हुआ ना हो, पर ये हमें अपनी संस्कृति को समझने में मदद करता है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन मटेरियल कल्चर। अब जब हम कल्चर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कल्चर का मतलब होता क्या है? तो कल्चर का मतलब होता है टोटल अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, सिंबल्स, बिलीफ, सेंटिमेंट्स, वैल्यूज, सोशल फॉर्म्स which are passed from one generation to another in any given society। इसका अर्थ ये हुआ कि हर कल्चर में एक टिपिकल जीवन शैली होती है। जैसे मान लीजिए जब राम राज्य था तो उस समय की ज्वेलरी का अपना एक पैटर्न हुआ करता था, पर अब कलयुग की ज्वेलरी का अपना एक पैटर्न है, राइट। तो आप बोले ना ट्रेंड चेंज हुआ। कल हम बिंदी पे बात कर रहे थे, आपने कहा कि नहीं अभी ये प्रेजेंट ट्रेंड है कि बिंदी लोग नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट ट्रेंड है। पर पहले की जो महिलाएं थी, या आप वेस्ट बंगाल साइड चले जाइए, जहाँ पर बिंदी की जो आकार है वो सामान्य बिंदी से भी बड़ा हो जाता है। या आप आसाम साइड चले जाइए, वहां पर बिंदी का आकार बढ़ता है। नेपाल एंटर करेंगे तो बिंदी पूरा माथे पर ही है, मतलब वो पूरे माथे पर ऐसा लाल कर लेते हैं वो लोग, इतना कितना भी नहीं छोड़ते वो। तो कल्चर मतलब जो भी वस्तुएं, जो भी आइडियाज, जो भी विश्वास, जो भी सेंटिमेंट्स। आज भी हम ये मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो ये ऐसा फैक्ट नहीं, इट्स नॉट अबाउट फैक्ट। मैं अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को छोटी छोटी बातों पे, ये विश्वास की बात, फैक्ट नहीं, ये विश्वास है, बिलीफ है। क्या है? बिलीफ सिस्टम है। ये लोगों ने दिमाग में बिलीफ से, ये फैक्ट है कि नहीं है इसको एक बार के लिए अलग रख दीजिए। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को झाड़ फूक करवाते देखा है, MSMD, पर वो क्या करवा रहे हैं? झाड़ फूक करवा रहे हैं इलाज के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए। कैसे एक्सप्लेन करोगे? कैन यू एक्सप्लेन दैट? नो, यू कैन नॉट।
तो विश्वास जो है ना, वो मनुष्य का एक अलग ही अंग है, वो अलग तरीके से देखता है, सोचता है, काम करता है। सेंटिमेंट्स, गाय के प्रति हमारे भाव कैसे हैं? बहुत रिस्पेक्ट वाले भाव है ना। तो ये भाव तो उस समय से चले आ रहे हैं, आज भी हैं। तो हमारे सेंटिमेंट्स कैरी नहीं हुए। हमारी वैल्यूज, प्राण जाए वचन न जाए, कमिटमेंट वाली वैल्यूज, ये क्या है? क्यों सिद्धांतिक हैं हम लोग? सोशल फॉर्म्स, कैसे लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर गुरुद्वारे में जाते हैं, एक सोशल फॉर्म है, वहां पर वो एक सदस्यता है। और गुरु नानक जी भी, आज गुरु नानक जयंती है, गुरु नानक जी भी क्या कहते थे? एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पूरक। तो एक ओंकार मतलब एक ही है, वही है। एक ओंकार मतलब वही एक ईश्वर है, वही सच्चा है, वही सब कुछ करता है। वो अकाल है, मतलब सब मर सकते हैं पर वो नहीं मरेगा। वो फियरलेस है क्योंकि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो पूरा श्लोक, जिसको कहकर गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ लिखना शुरू किया, उसका व्याख्या यही तो है। तो ये सारी बातें सोशल फॉर्म्स बनी। उनकी लिखी गई किताबों को जिन लोगों ने उसका पालन किया, वे सिख धर्म का अनुयायी बने। क्यों? उन्होंने गुरु ग्रंथ का पालन किया। पहले सिख धर्म तो बाद में बना ना। ये सुनो, ये कहा जाता है कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सिख धर्म बना। और सिख जो हैं वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग होते हैं, फियरलेस होते हैं, और सबसे ज्यादा दरिया दिल होते हैं। इसलिए जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के बिजनेस हैं, ये वो लोग ही करते हैं, क्योंकि वो नुकसान सहने की सक्षमता है उनमें। जितने बड़े बड़े ढाबे हैं, खाना खिलाने का काम है, वही लोग कर सकते हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट का काम है, जहाँ लड़ाई झगड़ा है, गाड़ी चलाना है, वो वही लोग करते हैं। तो जितने फियरलेस वर्क हैं वो उनके पास पहले भी और अब भी। वो उनका बॉर्न एंड बॉटअप ऐसा हुआ है। जिस जगह पे वो जन्मे, पंजाब की जगह को मोहनजोदारो और हड़प्पा का एरिया कहा जाता है, जहां पर इंडियन सिविलाइजेशन 5000 साल पहले डेवलप हुआ। और जो पंजाब से आए पंजाबी, जो सिंध से आते हैं सिंधी, तो सिंध पाकिस्तान में चला गया। पहले सब एक हुआ करते थे। पंजाब इसलिए पंजाब है क्योंकि 5 नदियों से बना हुआ है। अगर आप देखें, कल्चर का मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें, वस्तुएं, भाव, विश्वास, वैल्यू, सोशल फॉर्म्स, जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक चली आ रही है। क्या आज भी हम लोग इंडिया में एक परिवार के रूप में नहीं रहते? चाचा, ताऊ, दादा, दादी, बेटा, पोता, मामा, ताई, बुआ, एक सोशल फॉर्म नहीं है हमारा? है ना? 5000 सालों में हो सकता है बहुत प्रगति हुई हो, 5000 साल पहले से लेकर अब तक बहुत प्रगति हुई हो। तो इंडियन कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कंटिन्यूड कल्चर है। वेरेज जो एंशियंट कल्चर्स थे, बेबीलोनियन, इजिप्शियन, ग्रीक, इनको सिर्फ इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा जाता है। यूएसए में शैमनिक कल्चर के बारे में बताया गया है। एक ट्राइब्स हैं बेसिकली, जो ईश्वर प्राप्ति की ओर कार्य करते हैं। ट्राइब्स हु वर्क टुवर्ड्स अचीविंग गॉड, दे आर कॉल्ड एज शैमनिक शमन्स। इनके फोटोज आपके बुक में नहीं है, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट, राइट। और 2 व्यक्ति, एक इनका नाम है कार्लोस कैस्टनेरा। इनकी किताब बुक में आपका इनकी फोटोज नहीं मिलेगी। इन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जो हैं वो सिविलाइजेशन की स्टडी में बताए। तो कार्लोस कैस्टनेरा, जिनका जन्म 1925 में हुआ और जिनकी मृत्यु हुई 1998 में, मतलब जस्ट आज से 20-22 साल पहले, ये एक मिस्टिक शमन डॉन जुआन के पास में रहे 4 साल तक। और उनकी बातों को सुन करके उन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम था द टीचिंग्स ऑफ डॉन जुआन, which had ideas for solution of modern problems, modern day problems.
अभी इनको देखिए, ये दिख तो एकदम ट्राइबल रहे हैं, ठीक है। 1900 में याद करिए कैसे अमेरिका रहा होगा, तब भी डेवलप था, तब भी सूट बूट था उन लोगों के पास, हाँ। और उस समय ऐसे लोग भी थे जो तंत्र मंत्र जादू टोना जैसा दिखाई दे रहा है, दिख रहे हैं? जो हीलिंग स्पिरिट इसकी चीजें कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज शमन्स ऑफ अमेरिका। अब इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, योगा से इनका क्या तात्पर्य, अभी कुछ देर के लिए नहीं समझते, अब इसीलिए समझते हैं कि हम संस्कृति को समझें। विलियम जेम्स और एरियल ड्यूरेंट, ये दो अमेरिकन फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने अपनी किताब स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि अगर आज का आधुनिक युग के स्टूडेंट्स इंडियन कल्चर को नहीं पढ़ते हैं तो वो कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे कल्चर की तारीफ कर रहे हैं यहाँ इंडिया से बाहर बैठे हुए दो लोग, जो ये बता रहे हैं कि ये अगर आपने इंडियन कल्चर नहीं पढ़ा तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया और आप इंडियन कल्चर में ही रहते हो। तो कहते हैं इंडिया जो है 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया पे फैला हुआ है और इतने सच ह्यूज पॉपुलेशन, कितना बड़ा पॉपुलेशन तो हमारे पास है भाई। पर इसको आगे समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहला रिटन रिकॉर्ड है जो ह्यूमन मैनकाइंड वो मिलता है वो है ऋग्वेद का। ऋग्वेद इज द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड जो संस्कृत में लिखा गया है, शायद ये समझ में आए ना आपको, ठीक है, बट ये फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड है इंडियन संस्कृति का, 5000 साल पहले लिखा गया, प्रूव्ड है। ये लोग वो हम लोग समझेंगे कैसे प्रूफ हुआ, कि ऐसी बातें हवा में थोड़ी बातें हो रही है, ये बातें हो रही है तो कुछ पर्टिकुलर ठोस प्रमाण के साथ बातें हो रही है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो पहले के लोग थे वो लाइफ ऑफ एग्रीकल्चर था उनका, व्यवस्थित जीवन जीते थे, विलेज हैंडीक्राफ्ट था, विलेज ऑर्गेनाइजेशन था, सिस्टम था, उसी सिस्टम पे वो लोग, और उनका सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट था वो पोएट्री पे था, वो जीवन से बड़े प्रेम करते थे। और उन्होंने बहुत हमारे जो रस बताए गए हैं भारतीय संस्कृति में, अलग अलग रस बताए गए हैं, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस, तो उतने अलग अलग रसों पर वो कविताएं लिखते थे। उस समय के लिए कविताएं जो हैं वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होती थी, उनके पास मोबाइल नहीं था। हाँ, जैसे आज के डेट में संगीत है, हम सुनते हैं अलग अलग, किसी को भजन पसंद है, किसी को रैप पसंद है, किसी को पॉप पसंद है, किसी को रोमांटिक म्यूजिक पसंद है, किसी को जैज पसंद, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो आपने स्कूल के दिनों में पढ़ा था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ये बताती है कि उन दिनों पे एक पर्टिकुलर रेस थी, रेस मतलब दौड़ नहीं, एक तरह के लोग, ठीक है, ह्यूमन रेस, एक ऐसे तरह के लोग जिनको हम लोग आर्यंस बोलते थे, आर्यन। और ये आर्यन की विशेषता ये थी कि ये बहुत एनर्जेटिक लोग थे, ये काफी धार्मिक थे और इनके को समय मिला अपने मन को गहराई से जानने के लिए। हमारे पास समय नहीं, हम मन को कभी खोलते नहीं ना, हम मन को जानने की कोई कोशिश करते, इसलिए हम लोग सभी मन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पर इनके पास इनको समय मिला तो ये बहुत ही एनर्जेटिक, यूथफुल और बहुत ही अच्छे दिखने वाले लोग हुआ करते थे। अब आप बोलेंगे अच्छे दिखने वाला, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? दे हैड गुड हाइट्स, दे वर फेयर, दे वर टॉल, दे वर मेल एंड फीमेल वेरी इक्वली हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। एक अलग ही रेस थी। और ये जिस जगह पे रहते थे उसी जगह पे अभी पंजाब है, ये आर्यंस जहाँ रहते थे उस जगह पे पंजाब है। और इन लोगों ने अपने ज्यादातर समय मन को जानने में लगाया, मन और मंत्र, इसलिए इन्होंने फिर मंत्र लिखे। और जो ऋग्वेद में मंत्र आता है, जिसे आपको बचपन से सिखाया जाता है, देखिए ऋग्वेद में आया है ये मंत्र,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या लिखा है ऋग्वेद में? कब लिखा? 5000 साल पहले। आता है, आपको भी आता है? आता है? कैसे आता है? बचपन से सबको सिखाया गया है। किसको नहीं आता? सबको आता है। तो हमारा कल्चर इसलिए लाइव है कि आज का छोटा बच्चे को भी एटलीस्ट ये आता है। कोई मंत्र आए ना आए, गायत्री मंत्र आता है। अब जब हम मटेरियल कल्चर को पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। एक कि योग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। अगर हमारा भारतीय कल्चर 5000 साल पुराना है तो ये योग भी 5000 साल पुराना है। जब क्रिश्चियन इरा शुरू हुआ, वो लोग बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं एंड आफ्टर क्राइस्ट, एडी एंड बीसी, ऐसा उन लोगों का प्रोनाउंसिएशन है। तो महर्षि पतंजलि आज से 5000 साल पहले उन्होंने योग को समझाने के लिए सुंदर सुंदर सूत्र लिखे। योग पहले से था, बट उन्होंने योग की व्याख्या करके योग को रूप दिया ग्रंथ बना करके। तो ये जो पतंजलि योग सूत्र है, ये सब 5000 साल पुराने पहले लिखे गए। अब पढ़ आप रहे हो आज, तो होता ही है ना अभी दम इसमें। आज भी ये जो आज साइंटिस्ट प्रूफ करते हैं कि बीमारी का कारण मन है, द डिसीज आर बिकॉज साइकोसोमेटिक डिसीजेस, 5000 साल पहले ये पहले ही बोल दिया। आदि व्याधि हम पढ़ा था ना, आदि व्याधि तो पहले ही बता दिए 5000 साल पहले। तो आज जो साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं वो तो पहले से प्रूवन। इसका मतलब अगर हम इंडियन कल्चर को पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं इंडोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर इज कॉल्ड एज इंडोलॉजी। और जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कैलकाटा एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। उस समय तो ब्रिटिश राज था, पर ब्रिटिश ने इंटरेस्ट दिखाया, बोले भारतीय संस्कृति को हम लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया। और उस दौरान वहां पर सर जॉन मार्शल, जो कि एक ग्रेट स्कॉलर थे, अध्ययन करता थे, उनको वहां का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। और उन्होंने जाकर के वहां पर स्टडी की। क्या स्टडी की? पंजाब में एक जगह थी जिसका नाम है हरप्पा, जो कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पंजाब में आता था, जो कि अभी पाकिस्तान में। तो हरप्पा, there was study of civilized life. Number one, there was terracotta structures, and in the southern part of same region is called as Mohenjo-daro. तो हरप्पा से मोहनजोदारो के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 300 किलोमीटर है, और वहां पर एक नदी बहती है, ठीक है, जिसे हिंदू नदी कहा जाता है। सिंधु नदी, हिंदू नदी, सिंधु बोलते हैं लोग। और हिंदू घाटी सभ्यता के नाम से उसको जाना गया, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से उसको जाना गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधस नहीं बोला गया उसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। तो उस दौरान सबसे ज्यादा डेवलपमेंट उस स्थान पर हुआ। और वो लोग कैसे पता करते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है? तो वो उसका कार्बन डेटिंग निकालते हैं। तो कार्बन डेटिंग से वो एग्जैक्ट ईयर निकाल पाते हैं कि ये वस्तु 1000 साल पुरानी है कि 2000 साल पुरानी है। वो सारी वस्तुएं जो उस समय थी, क्या क्या थी? आर्टिफैक्ट्स थे, ज्वेलरीज थी, छोटे छोटे टेराकोटा स्ट्रक्चर्स थे, उनकी कार्बन डेटिंग 3-3, 4-4 हजार साल पुरानी थी। तो आर्टिफैक्ट्स जो वहां डिस्कवर किए गए इस सिंधु नदी में, और जो सभ्यता को जानने की कोशिश की गई, उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। जो स्कूल के दिनों में इतिहास में पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इतिहास जानने में, किसको इंटरेस्ट? पर इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि वो आपको भारतीय संस्कृति को समझाने में मदद करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ये और इसके बाद जो एक पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, उसका योग से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, बट भारतीय संस्कृति से लेना देना। अब एक थ्योरी पढ़ते हैं। एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट मतलब, इंडोलॉजी इज इंडियन स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडोलॉजिस्ट कौन हुआ? जो इंडियन कल्चर को पढ़ता है और पढ़ाता है। तो एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था फ्रेडरिक मैक्समुलर। बहुत फेमस नाम है ये, मैक्समुलर। और ये इंग्लैंड के थे, और ये प्रोफेसर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। कहाँ के प्रोफेसर? फॉर
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि होती नहीं है पर अजम्पशन दिया कि ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आर्यन जो थे ना वो सेंट्रल एशिया वगैरह में रहते थे। सेंट्रल एशिया मतलब वो ईरान, इजिप्ट, उस साइड के एरिया में रहते थे। और वो लोग वहां पर आए मोहनजोदारो में, और मोहनजोदारो में जो लोग रहते थे वो द्रविडियंस थे। कौन थे? द्रविडियंस। तो वो बाहर से जो लोग आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्यंस बाहर से आए, उन्होंने द्रविडियंस को भगा दिया साउथ की तरफ। तो सारे साउथ द्रविड्स, सो कॉल्ड द्रविडियंस जो है वो साउथ में चले गए, और वहां पर उनका राज हो गया। किनका? आर्यंस का। पर ये आर्यंस बाहर से आए थे ऐसा उनका कहना है। एक उन्होंने अजम्पशन किया, बट बाद में उन्होंने अपनी थ्योरी को गलत साबित कर दिया। कैसे? तो उन्होंने कहा, उस जगह पे स्टडी हुई आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की, खोदा गया, नीचे खोदा गया। तो उस स्टडी में देखा गया कि अगर बाहर से कोई आया तो युद्ध हुआ होता, भगाने के लिए क्या होता? युद्ध होता। तो उन्होंने देखा किसी भी मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे स्थान पे कहीं पर भी स्केलेटन कहीं भी नहीं है। स्केलेटन वेयर देयर इन प्रॉपर बरियल प्लेस, जहां पर बहुत सारे स्केलेटन्स को बरी किया जाता है या जलाया जाता है, उस जगह पर, कई जगह पे जलाने का सिद्धांत था, कई जगह पर दफनाने का सिद्धांत था। तो जो उनको स्केलेटन्स मिले भी तो वो एक स्पेसिफिक प्लेस में मिले। अगर युद्ध हुआ होता तो कोई कहीं मरा होता, कोई कहीं मरा होता, कोई कहीं मरा होता, उनका अंतिम संस्कार कौन करता है? युद्ध में मरे हुए लोगों का क्या अंतिम संस्कार होता है? तो फिर बाद में उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, कोई भी युद्ध नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि आर्यन और द्रविडियन एक ही तरह के लोग थे, आर्यन और द्रविडियन अलग अलग नहीं थे। फिर भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो चले गए पाकिस्तान में। सिंध के पास थे तो ये चले गए वहां पर पाकिस्तान वाले हिस्से में। पर गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चूंकि हम ये इतिहास को बताता है तो आप लोग मिल करके इस स्टडी में हेल्प करिए। दे हैड अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि वी विल स्टडी द इंडियन कल्चर। तो उस पर उन्होंने ट्रीटी वगैरह साइन की, वो सब चीजें हुई। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां सैटेलाइट लगाया, तो सैटेलाइट लगाने के बाद जिस भी रीजन का पिक्चर लिया जाता है ऊपर से, जब सैटेलाइट पिक्चर लिया जाता है तो सैटेलाइट में जिस जगह पे पानी होता है उस जगह को ब्लू और ग्रीन कलर में दिखाई देता है सैटेलाइट पिक्चर्स में, और जिस जगह पे पानी नहीं होता वो जगह रेड एरिया में दिखाई देता है। जिस जगह पे पानी होता है वो ब्लू और ग्रीन, जिस जगह पे पानी नहीं होता वो रेड में दिखाई देता है। तो ये देखा गया लोगों के सरप्राइज के लिए कि राजस्थान जहाँ डेजर्ट है वहां पर सैटेलाइट पिक्चर्स ब्लूइश और ग्रीन दिखा रहे थे। अनएक्सप्लेन्ड, कैसा पॉसिबल है? वहां तो पानी ही नहीं है, राइट? बट सैटेलाइट पिक्चर्स हैड शोन दैट दैट वाज अ ब्लू एंड ग्रीन एरिया। तो बाद में और अध्ययन किया गया तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि इस के नीचे एक नदी बहती है। मतलब इसके नीचे एक मूवी आई थी मोहनजोदारो जिसमें ऋतिक रोशन ने काम किया था। हाँ, मोहनजोदारो, जो मोहनजोदारो वाज टू एक्सप्लेन दिस मोहन सिविलाइजेशन। वहां सब कुछ नीले रंग का हुआ, और उस सिविलाइजेशन को आप अगर हो सकता है यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं उस मूवी को। तो मोहनजोदारो जो मूवी आई थी उसमें दिखाया गया, बहुत सारी चीजों को दिखाया गया था। तो उनका ये कहना है कि बाद में बाढ़ आती है। मोहनजोदारो मूवी के एंड में ये दिखाया गया कि बाढ़ आती है और वहां से बचने के लिए वो लोग वहां से भागते हैं, क्योंकि बाढ़ आती है तो पानी में डूब जाएंगे। तो ये जो हमारा हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इसलिए वहां से लोग जाते हैं क्योंकि बाढ़ आने के कारण से उस जगह पे रहना संभव नहीं, तो वो छोड़ करके फिर विभिन्न इलाकों में जाते हैं। तो ये मोहनजोदारो मूवी में दिखाया गया है, एज सच उसका एक्सप्लेनेशन है। पर वो ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान का हिस्सा है उसके नीचे एक नदी बहती है जिसको हम लोग हिडन रिवर बोलते हैं, और उस रिवर का नाम है सरस्वती।
और आपने अगर सुना होगा तो हम संगम की बात करते हैं, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती होती है। तो आप वहां चले जाइए इलाहाबाद के उस घाट पे जहाँ पर गंगा और जमुना दोनों दिखाई देती हैं, दोनों पैरेलल दिखाई देती है। पैरेलल मतलब एक ऐसे बह रही है और एक ऐसे बह रही है। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई नदी एक ऐसे बह रही है और एक ऐसे बह रही है? क्या ऐसा हो सकता है? मतलब पानी अपना बॉर्डर बना के चल रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वहां पर संगम बताया गया। तो ना एक नदी वहां मिसिंग है, वो नदी है वो सरस्वती नदी, और वो सहारा डेजर्ट के नीचे नीचे से आती है और आकर के फिर वहां पर मिलती है। आज तो सब हिमालय से ही रहे हैं, हिमालय से नीचे उतरते हैं सिंध के आसपास और कश्मीर के आसपास आते हैं, वहां से नदी बहती बहती फिर पूरे भारत में चलती है। तो जम्मू कश्मीर से होते हुए जो 5 नदियां हैं, झेलम, चनाब, रवि, बीज और सतलज, पंजाब जो 5 नदियों से बना हुआ है, झेलम, चनाब, रवि, बीज और सतलज, तो पाकिस्तान से होते हुए ये फिर भारत में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, फिर भारत में प्रवेश करती है। ऐसा पानी चलता रहता है, पानी का कोई बॉर्डर नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, या बॉर्डर पर ही रोकेंगे। दिखाओ वीसा दिखाओ आपका, पानी अपना वीसा दिखाइए फिर आप अंदर जा पाओगे, तो वहाँ कोई वीसा की जरूरत नहीं है। तो ये इलाहाबाद का बता रहे 2 नदी है, मिसिंग है, तो फिर वो संगम कैसे? वो संगम तो 3 नदी का मिलके यस एग्जैक्टली, पर उन्होंने एक नदी हिडन है, त्रिवेणी, पर एक हिडन रिवर है, एक दिखाई नहीं दे रही है, और वो सरस्वती है। तो हिंदू घाटी सभ्यता को सरस्वती वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। ये थोड़ा इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। ये यमुना और सतलज के बीच में बहती है। तो ये कहा गया कि सरस्वती वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ न्यू नेम। तो वहां पर अगर देखा गया तो सिटी प्लानिंग जो आज नहीं है, सिटी प्लानिंग वो उस समय हुआ करती थी। व्यवस्थित लोग रहते थे, घरों के बीच पर्याप्त दूरी थी, प्रॉपर वेंटिलेशन हुआ करते थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, घर में पानी आने का सिस्टम सही था, लोगों के सबके घर में पानी आता था, पानी की निकासी का था। जो अभी अपन पाइपलाइन डालते हैं वो 4-5 हजार साल पहले भी उनके पास वो सिस्टमेटिक लाइफ वो जिए हैं वहां पर। ये भी दिखाया गया कि उन वो जो कल्चर्स थे, वो ज्वेलरी डिजाइन रामायण और महाभारत में जो दिखाई गई पिक्चर्स हैं उसको देख करके बनवाते थे। तो 5,000 साल पहले जो डिजाइन बनती थी, या बहुत सारी आप एंशियंट ज्वेलरीज को देखोगे तो उनके डिजाइन बहुत पुराने हैं, वो लोग उसका उपयोग करते थे। और आप चले जाइए अभी भी नेपाल में आप जाते हैं तो नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, जो पशुपतिनाथ इज नथिंग बट लॉर्ड शिवा, बट दो उनके सिंह है पशुपतिनाथ, इज कंसिडर्ड एज लॉर्ड शिवा, वैदिक डीटी। कि उस दौरान उनकी पूजा होती थी, और आज भी बहुत बड़ा टेम्पल है वहां पर नेपाल में पशुपतिनाथ जी का। तो एडवर्ड रिचन जो इंडोलॉजिस्ट थे, लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं, भैया हिंदू बन गए। क्यों? बोले इंडियन कल्चर इतना अच्छा है कि मैं हिंदू बन जाता हूँ। और फिर उन्होंने स्टडी करना शुरू किया टेराकोटा फिगरिन्स को, जिससे उन्होंने ये निकाला कि ऋग्वेदा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स निकाले जिस पर ऋग्वेद मंत्र लिखे हुए थे, और जिसकी कार्बन डेटिंग निकाली गई तो पता चला ये 3500 से 5500 बीसी के आसपास की उन्होंने निकाला। हम इंडिया वाले ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, अपन सिर्फ अपने कल्चर को फॉलो करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये सब कौन करेगा? हमारे ये सब काम में ज्यादा साइंस वाइंस ये सब बाहर से आए हुए हैं ना, ये सब ज्ञान, साइंस साइंटिस्ट। और ये भी कहा गया है कि जो मेटेलिक हेड मिला था एक दिल्ली के शॉप में, जिसको ऐसी स्क्रैप में रखा गया था, तो कुछ अमेरिकन टूरिस्ट उसको साथ में ले गए थे और फिर उसकी कार्बन डेटिंग निकाले तो वो 3000 बीसी का था। ऋग्वेद में ऋषि वशिष्ठ के बारे में बताया गया है, जो कि राम के गुरु हैं, वो उनका मेटेलिक हेड था, उनको मारा नहीं जा सकता था। तो स्कॉलर्स सोचते हैं कि वो शायद ऋषि वशिष्ठ का ही हेड था, क्योंकि 3000 साल पुराना स्कल कैसे लाएगा, वो भी मेटेलिक हेड। किसका स्कल मेटल का होता है? इंडियन हिंदू पता मतलब किसी भी मनुष्य का कैसे होगा? अब एक स्टडी की गई 2001 में, अब हम एकदम लेटेस्ट में आ गए। 2001 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने स्टडी किया गल्फ ऑफ खंबाट, गल्फ ऑफ कैम्बे, हिंदी में कहा गया खंबाट।
साउथ ऑफ गुजरात पर। एक्चुअली पॉल्यूशन को देखते हुए उन्होंने उस पर स्टडी किया कि इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इस पर अपना क्या एक्शन होना चाहिए। तो वहां पर उन्होंने संकन द्वारका को ढूंढ के निकाला, पूरा नगरी अंदर पानी में डूबा हुआ, उस जगह का नाम गल्फ ऑफ खंबाट। मतलब पूरी की पूरी एक नीचे पानी के अंदर में घर है और सारी सृष्टि है। कैसे एक्सप्लेन करूं? आप लोग जाते हैं राम सेतु देखने के लिए, तो वहां पर एक राम सेतु ऊपर से उसमें दिखता है, सैटेलाइट पिक्चर्स में दिखाई देता है कि कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? अनएक्सप्लेन। ऐसा क्या है जो नदी के बीचों बीच चल रहा है, वो भी समुद्र में, वो भी इतने वास्ट ओशन में। तो उसमें ये स्टडी किया गया कि भारतीय संस्कृति जो है ना, वो पूरे दुनिया के लिए पालना है। पालने में हर बच्चा बड़ा होता है, आप भी पालने में गए होंगे, दुनिया का हर व्यक्ति जो पालने में बड़ा हुआ होगा। तो भारतीय संस्कृति में हर बच्चा जो है वो पालने में बड़ा होता है। तो हिंदू संस्कृति जो है वो उसने हर सभ्यता को कुछ न कुछ सिखाया है। उदाहरण के लिए उन्होंने अलेक्जेंडर को सिखा दिया। अलेक्जेंडर भैया आए और पोरस से युद्ध करते थे, हार जाते थे। सिकंदर और पोरस का युद्ध तो बहुत फेमस है, 17-18 बार अलेक्जेंडर ने अटैक किया, हर बार पोरस। अब उसमें एक कंडीशन दिखाई जाती है कि दूत बन करके जाता है सिकंदर पोरस के दरबार में, पर चाणक्य रहते हैं वहां पर, और चाणक्य पहचान लेते हैं कि ये अलेक्जेंडर है। तो वो पोरस से बोलते हैं कि भैया इसको बंदी बना लो और इसको अंदर डाल दो, क्योंकि भैया अब अगर बाहर चले गए तो हम सबके लिए कार्यक्रम बनाएंगे। चाणक्य ने उनको वार्निंग दी, पर क्या बोलते हैं पोरस, अतिथि हमारा मेहमान होता है, दूध के साथ हम बंदी बना ही नहीं सकते। भले ये दूध बन करके आए पर हमें बंदी नहीं बनाई, और उन्होंने जाने दिया उसको, चला गया। बाद में फिर डिस्ट्रक्शन किया उसने, बहुत छोड़ा गया तो बहुत डिस्ट्रक्शन किया। चाणक्य ने बोला नीति अपनाओ, बोला नहीं नहीं नीति नहीं अपनाऊंगा, कल्चर अपनाऊंगा। बोले कल्चर अपनाओगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बोले हो जान दो, कल्चर ही अपनाओ। फिर एक दिन वैसा आया जब पोरस को पकड़ लिया गया, जंजीरों में जकड़ करके सिकंदर के सामने लाया गया, और सिकंदर फिर कहता है बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ये तो मूवी का गाना है। पर उस सीन में पोरस का जवाब सिकंदर का दिल जीत लेता है। क्या जवाब देता है पोरस? पोरस कहता है कि देखो सिकंदर, जो एक राजा को एक राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए वो आप व्यवहार करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो, मारना है मार दो, छोड़ छोड़। तब अलेक्जेंडर जाकर के उसकी बेड़ियां खुलवाता है, और बेड़ियां खुलवा के उससे गले लगता है, और उनमें मित्रता होती है। बोले मैं तुमको हराने की कोशिश करता रहा पर मैं तुमको हरा नहीं पाया, और आज भी फिर तुमने मुझे हरा दिया। तो भारतीय संस्कृति ने हर बार लोगों को पर जीत हासिल की है, हार करके भी जीत हासिल की है, बाजीगर बने। इसका मतलब ये हुआ कि कितना पावर है आपकी संस्कृति में, आपकी सभ्यता में, आपकी कल्चर में, जो आप लोग दूर भाग रहे हैं मॉडर्नाइजेशन। खुशी खुशी, हाँ इधर है, हम लोग सब हैं, ठीक। तो अब ग्रीक में से अलेक्जेंडर भैया आए, मेसोपोटामियन जहां पर ईरान इराक था, ठीक, एकॉर्डियन जहां पर इजिप्शियन कल्चर फॉलो हुआ, और शैमनिक कल्चर जहां पर अमेरिका में फॉलो हुआ, ये सब खत्म हो गए। और ये सब क्यों फॉलो हो पाए पता है? क्योंकि आर्यंस दुनिया के कोने कोने में गए। अलेक्जेंडर को सर अलेक्जेंडर वाज वेरी पॉइजनस। इसको कोई से सब डरते क्यों थे? कि खुद एक बहुत बड़ा पॉइजनस हथियार था। ये मतलब किसी को ऐसा कुछ भी स्पिट भी कर दे तो सामने वाला उतर जाएगा। इसको स्नेक पॉइजन पे पाला गया था। इसको थोड़ा थोड़ा स्नेक पॉइजन दिया जाता था इसको। अलेक्जेंडर Alexander was given snake poison throughout his जब उसको बड़ा किया जा
तो एक बार उसके ओपोनेंट्स ने उसको मारने के लिए जिस पानी में वो नहाता था, तरन ताल में, जो आजकल स्विमिंग पूल कहलाता है, उसमें उन्होंने एक विष कन्या को भेजा। तो विष कन्या गई, उसने अपना पूरा वहां जहर छोड़ा। उसके बाद जब अलेक्जेंडर वहां उतरा, वो वहां नहाया और बाहर निकल गया। तो विष कन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे जहर से आज तक कोई बच नहीं पाया, तो ये जहर अलेक्जेंडर भैया कैसे बच गए। तो वो वापस जाके उस पानी को उतरती है और चेक करने के लिए, तो अब वो मर जाती है, क्योंकि अलेक्जेंडर का जहर उससे ज्यादा पावरफुल रहता है। तो इन द सेंस ये सब लोग, आप ईरान इराक में चले जाइए, वहां पर अग्नि हवन की प्रथा थी। तो अग्नि हवन तो हम लोग किया करते थे, भारतीय संस्कृति में बताई गई, पर वहाँ ईरान इराक में भी अग्नि हवन होता था। तंत्र मंत्र सब फॉलो होते थे, शैमनिक कल्चर्स तंत्र मंत्र करते थे। तो इसका मतलब आर्यन दुनिया के कोने कोने में गए, और कोने कोने में जाके भारतीय संस्कृति को नाम अलग मिला, पर उन्होंने वहां जाकर के उस पर काम किया। मेसोपोटामियन अकॉर्डियन, वो लोग बताते हैं किंग गिलगामेश के बारे में। वेद में भी गिलगामेश के बारे में बताया गया है। गिलगामेश राजा थे, ठीक है, जो वैदिक प्रैक्टिसेस किया करते थे। जोरास्ट्रियंस जो कि ईरान में सेटल थे, वो लोग फायर वर्शिपर्स थे, यज्ञ जैसे वो करते थे ना, वो लोग वो किया करते थे। ग्रीक हैड लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियन फिलोसफी, इसलिए तो वो इंडियन कल्चर पे इंडियन को जीतने आए। उनकी माँ ने कितना मना किया कि अलेक्जेंडर मत जा इंडिया, इंडिया जाएगा तो वापस ठीक से नहीं आ पाएगा, और वो सत्य हुआ। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हुई। इंडिया से वापस जाते समय ही उसकी मृत्यु, रास्ते में उसकी मृत्यु हुई। जहर से नहीं मर सकता था, पर नेचुरल मौत तो मर सकता था। सदमा लगा उसको। इंडियन कल्चर देख के। अब वो तो नहीं पता, बट ही डाइड ऑन द वे। बीमार था या तकलीफ हुई या जो भी था, अब इतना सब लड़ फूट रहे थे, तो आदमी का शरीर कैसा होगा आप इमेजिन करो। क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, रहने के लिए कोई घर नहीं, कहीं भी किसी को अटैक कर रहे हैं, किसी के साथ कोई बर्ताव कर रहे हैं, तो कर्म का फल तो मिलेगा ही ना। तो बस उस समय जो सरस्वती वैली सिविलाइजेशन थी, वो कहा गया, दो कारण बताए। एक कारण बताया गया कि वहां पर सूखा पड़ा, तो वहां से लोग ईरान इराक और ईस्ट में चले गए। और एक कारण जो मोहनजोदारो मूवी में दिखाया गया कि बाढ़ आई। अब वैदिक आर्यंस का जो जीवन था उस समय, गाय जो है वो करेंसी के रूप में उपयोग की जाती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान। पहले के जमाने में ट्रांजैक्शंस जो होते थे जमीन खरीदने के लिए, कि आपकी जमीन कितने की है, मेरे 5 गाय लगेगी, आप 5 गाय ले आइए, इसके बदले जमीन मिलेगी। तो इनिशियली काउ वाज यूज्ड मोर लाइक करेंसी। कुछ लोग हंसते हैं, बोले यार आप लोग गाय वाय की इतनी पूजा करते हो, भारतीय संस्कृति में उसको ऐसा इतनी पूजा पाठ और ये सब चीजें करते हो, ऐसा क्या है उसमें, बोले वो तो जानवर ही है बोले। तो उन्होंने कहा कि गाय का हर हिस्सा उपयोगी, हर हिस्सा उपयोगी है उसके। जो भी वो दूध से लेकर के, यूरिन से लेकर के, गोबर से लेकर के, हर चीज उपयोगी, नथिंग इज वेस्ट। और कथा उपनिषद में बताया गया कि एक अरुणी गौतमी जो थे, वो विश्वजीत यज्ञ परफॉर्म करना चाहते थे, और बाद में उन्होंने अपनी जितनी भी गाय थी वो दान कर दी। ऋग्वेद में ऋषि भारद्वाज के बारे में बताते हैं, जो गाय के बारे में बता रहे हैं। हमारे भारत में कितने ऐसी नदियां हैं जिनका नाम गाय पर है, गुवाहाटी या शहर हैं, गौमुख, गोकर्ण, गोदावरी। और गाय को अन्नपूर्णा कहा गया क्योंकि वो लविंग थी। वो मनुष्य के लिए अपने बच्चे को कम भोजन देकर के मनुष्य को भोजन देने के लिए तैयार थी। और गाय का दूध आज भी हेल्दीएस्ट फूड के रूप में होता है। आज भी लोग, कितने लोग गाय का दूध, पनीर, छाछ, बटर, क्या क्या खा करके अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। और गाय का जो घी है वो सभी बीमारियों का बहुत बड़ा रामबाण इलाज है। जब हम लोग नेति योगा पढ़ेंगे तो घृत नेति के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जहाँ का घी से नेति की जाती है। अच्छे अच्छे जो कंजेस्टेड लोग हैं, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत लंबे समय से सर्दी खांसी है, वो लोग मात्र घी के घृत नेति से 2 दिन 3 दिन में उनकी नाक खुल जाती है। अच्छे अच्छे ओट्रिविन ड्रॉप्स डालने से नाक नहीं खुलते, पर घी के 2-2 3-3 बूंद डालने से आपकी नाक एकदम ओपन हो जाती है।
क्या है ऐसा? तो ये इलाज आज भी हर लोगों को पता है कि गाय का घी या गाय का दूध कितना हमारे लिए अच्छा है, अच्छा है। पर फिर भी कई लोग ये चीजें यूज नहीं करके बना बनाया रेडीमेड जो मिल रहा है, ओटोविन हो गया या इनहेलर हो गया, वो सब यूज करते हैं। तो जितना हम मॉडर्न लाइफ को फॉलो करेंगे, हम अपने संस्कृति से दूर हो जाएंगे। मॉडर्न लाइफ फॉलो किया तभी तो हम संस्कृति से दूर हो गए। चूड़ी नहीं पहनते, दुपट्टा नहीं पहनते, तो ये क्या है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट इज नॉट ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन, इट्स फॉर एवरीवन। जिस तरह गाय का, जैसे आप बोलो कि हर एक चीज उसकी यूजफुल है, उसी तरह हम वुमेन्स के लिए भी, चाहे वो हम गहने पहन रहे हैं हाथ में, माथे पे, सब वो यूजफुल है। हाँ, उसके अपने अफेक्ट्स हैं। एक फीमेल की लाइफ ना, देखिए, बहुत सेक्रीफाइस जुड़ी हुई है। अगर मुझे लगता है कि वो सही मायने में जितना काम वो लोग करते हैं, एक पुरुष वर्ग भी नहीं करता। सुबह से लेकर घर की जिम्मेदारी से लेकर के बाहर की सब चीजों को मैनेज करने का काम, और पूरी ऊर्जा के साथ प्रतिदिन वो काम करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, कई इंडियन किचन्स में नियम है कि जब साइकिल्स चल रहे होते हैं तो आपको किचन में नहीं जाना है या खाना नहीं बनाना है। पर जहाँ न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहते हैं तो उनको वो भी करना पड़ता है। वो उन दिनों पे भी खाना बना करके खिलाते हैं लोगों को, राइट? तो कितना बड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन फीमेल इज अ रियल एपिटोम ऑफ वर्शिप, कि आपको उनका सम्मान करना है। पर अगर इंडियन फीमेल ही मॉडर्नाइज हो जाए और मॉडर्नाइज हो करके अपना सम्मान खोने के बजाय मेल फॉर्मेशन में चला जाए, तो फिर क्या? ठीक है, हो सकता है एक डिमांड ऑफ वर्क अलग हो सकता है कि भाई मैं कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रही हूँ, मैं धार्मिक भी हूँ, पर मैं कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रही हूँ, तो मैं मुझे वहां पर शर्ट और पैंट पहनना भी पड़ेगा। बाकी समय मैं अपने इंडियन आउटफिट में रहती हूँ। तो इंडियन सोसाइटी को पहले डिवाइड किया गया था 4 वर्ण में, जिसे हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब जो अध्यात्म को पढ़ते थे, क्षत्रिय जो कि वो युद्ध करते थे, वैश्य जो कि व्यापार करते थे, और शूद्र जो बाकी छोटे छोटे जो काम होते थे वो लोग करते थे। आज की डेट में ये सिस्टम डिस्टॉर्ट हो गया है। जरूरी नहीं है आज एक ब्राह्मण भी बिजनेस कर सकता है, एक ब्राह्मण क्षत्रिय भी बन सकता है, और एक क्षत्रिय जो है वो बिजनेस कर सकता, मतलब आज वो सिस्टम ऑफ वर्क सिस्टम नहीं है। नहीं तो बोले ठाकुर तो क्षत्रिय हैं, बोले युद्ध करते हैं। आज भी ठाकुर मतलब आक्रामक दिखाई देता है। और जैसे नाम बताते हैं ना, हाँ ठाकुर फैमिली को बिलोंग हाँ, करते हैं। तो आक्रामक दिखाई देता है। देखो हमारे भाव कैसे हैं, हमको ऐसा बचपन से बॉर्न एंड बॉट अप किया गया, ठाकुर मतलब ऐसे लोग। शर्मा जी, शर्मा जी आ गए। बहुत टॉप लेवल के हाँ आगे ब्राह्मण। हाँ, अरे पांडे जी आए, नमस्कार पांडे जी, क्या लेंगे, चाय वाय लेंगे? और व्यापारी भाई, और शूद्र वर्ग जो कि सारा हिडन मेंटेनेंस का काम कर रहा है, जिसको गांधी जी ने, जिनको हरिजन नाम दिया, बोले शूद्र नाम ठीक नहीं है, इनको हरि के लोग बोला जाए, तो उन्होंने कहा हरिजन। पहले शूद्रों को मंदिर में जाने का अलाउड नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अलग से मंदिर बनाया वर्धा में, सेठ जमनालाल बजाज जी को बोल करके। उस दौरान उन्होंने बनाया, उन्होंने खोल दिया शूद्र के लिए, कोई भी आ सकता है उसमें। और उस जगह का फिर उन्होंने वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने लगी। और जिनमें ज्यादा रजस गुण होता है वो क्षत्रिय हैं, जिनमें रजस और तमस दोनों होता है वो वैश्य हैं, और जिनमें सात्विक गुण होता है वो ब्राह्मण है, और जो लास्ट वर्ण है वो शूद्र है। अब ऐसा कोई वर्ण फॉलो नहीं होता है। शुद्ध लाइक जो रोड की साफ यस सफाई। यस, स्वीपर्स और ये घर के में जो काम करने जो लोग आते हैं, स्वीपिंग का काम करते हैं, बाथरूम से जुड़ा हुआ काम करते हैं, नाली साफ करना है, ये सब काम हर कोई नहीं कर सकता। कर सकते हैं क्या? गड्ढा खोदना होता है, जब घर बनता है तो गड्ढा खोदने के लिए ऐसी कई जगह होती है जहाँ मशीन गड्ढे नहीं खोद सकते, तो समय इन लोगों को ही बुलाया जाता है।
ये लोग शराब के नशे में धुत आकर के पूरा गड्ढा खोद जाते हैं, इतना गंदगी रहता है। लोग अपने सेंट्री घर के उसको ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन कराते हैं, तो ये लोग आते हैं पूरा सफाई करते हैं, सेप्टिक टैंक क्लीन करते हैं, उतरते हैं सेप्टिक टैंक में, उतर के जहाँ कचरा भरा पड़ा हुआ है वहां उतर के काम करते हैं। सोचो कितना, कैसे उन्होंने अपने आप को बनाया। तो रेस्पेक्ट योर कल्चर, इसका समरी यही है कि रेस्पेक्ट योर कल्चर। सरस्वती नदी सूख गई, सिंधु घाटी सभ्यता आज नहीं हमें याद है, पर आर्यन बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने जीवन में लोगों का भला किया है। और ऋग्वेद में इस बात को स्पष्ट बताया गया है कि आर्यन जो है उन्होंने सही मायने में हमें एक अच्छी शिक्षा देकर के गए हैं, और हम उस शिक्षा को आगे बढ़ाएं योग के माध्यम से। वही इस पूरे चैप्टर का आधार है कि अपनी संस्कृति का पालन करिए। और संस्कृति का पालन मतलब मैं नहीं कहता कि पूजा पाठ पे वो करिए कि ऐसा ही पूजा होनी चाहिए, इतने बजे सूर्य को जल चढ़ाना है, ये सब नहीं बोलो। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। भले इसको हास्य में एक मूवी में ले गया था कि पूजा ही मेरा कर्म है और कर्म ही मेरी पूजा है, तो पर सही मायने में मनुष्य का जीवन सिर्फ कर्म से जुड़ा हुआ है। तो लाइफ को जीने का मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम टू गेट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट मेथड है कीप डूइंग योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहो, बाकी समय पर छोड़ दो। आप आतुर मत हो कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो इतनी मेहनत की, मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने उसको कितनी मदद की, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कि अब दुख पाने से अच्छा है कि कर दिया कर दिया। माना बोलना आसान है, आता तो है मन में, कोशिश करने में क्या बुराई। दैट वी इन द रिकॉर्डिंग। सो कल से आप लोगों का प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो रहा है, जो कि 3:45 to 4:45 एज पर टाइम होगा। उस प्रैक्टिकल सेशन में आप लोग बुक 2 कैरी करेंगे और बुक 2 के सेशन सब स्टार्ट होंगे, और उस सेशन को लेने के लिए राम सर आएंगे, ठीक है। और इन बिटवीन मैं भी रहूंगा आप लोगों के बीच में जहाँ पर जरूरी होगा, बाकी फिर राम सर आएंगे, ठीक है। सो एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस एंड नोट्स चेक नहीं हो पाए तो मुझे एक दिन का समय और लगेगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों तक आपका नोट्स, हाँ, तो जितना कंप्लीट है उतना सबमिट करो। कम से कम देखे तो सही आपने लिखा कैसे, क्या लिखा है, उसका कंटेंट क्या है। भले एक चैप्टर लिखाओ, दिखाओ तो। जिम्मेदारी आएगी तो जिम्मेदारी पूरी तो करो, राइट और रॉन्ग। जो व्यक्ति अपनी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाया है, नहीं करता, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। प्रॉब्लम्स एक्सक्यूजेस लाइफ में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, अपने को अपना काम करते रहना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में दिवाली के बाद में हमारे डैडी को प्रॉब्लम आ रही है, उनकी सर्जरी फेस में। तो फायदा से मुझे ये है कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ये करना है। एग्जैक्टली, एक ह्यूमन बीइंग उसी चीज के लिए। लास्ट डे में नाइट में 2 बजे तक बैठ के वो नोट्स प्रिपेयर किए, तो सेटिस्फेक्शन है ना आपको, सेटिस्फेक्शन आती ही अपने है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम को पूरा करने में सेटिस्फेक्शन है। मैं आपको योग तभी सिखाने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा निर्वाहित कर लो। ये एक्सक्यूज मैं भी आपसे से बोल देती कि नहीं हमारा नहीं हो पाएगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा था। एक बार मन में आया भी नहीं, मैं बोल दूंगी सर को कि ऐसी प्रॉब्लम्स आई, हम नहीं कर पाए। मम्मी नहीं, अगर मैं ये सोच के करती कि नहीं मेरा एग्जाम है और एग्जाम देने मैं नहीं जाऊंगी तो क्या होगा मेरा,
ये सोच के बैठ गए तो हमने जीवन में हर स्थिति में कर्म किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, तो कॉलेज के दौरान पे हम 2 फ्रेंड्स को टाइफाइड हो गया। तो वहाँ घर तो होते नहीं थे, हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में कौन किसका ध्यान रखता है, बुखार हो गया और ये सब चीज़ें हो गई। तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे जो हमारे कॉलेज से लगभग 25 किलोमीटर दूर रहते थे। तो उन्होंने बोला कि आप दोनों मेरे घर आ जाओ, वहीं रहना, वहीं पर आप लोगों का डाइट जो है वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो ये बस डॉक्टर, उनका इतना हॉस्पिटल था, वहाँ हम चले गए। और सैटरडे को हमारा वीकली एग्ज़ाम हुआ करता था, लास्ट। तो पढ़ा तो है, पढ़े तो है नहीं, ना पढ़ने का मन होता था। वहाँ रहे, पर जिस दिन एग्ज़ाम था तो उस दिन आना ज़रूरी था। उस दिन हमारा ऑप्स और गायनेकोलॉजी का एग्ज़ाम था, फाइनल ईयर में थे हम लोग। तो और वो एक ये था कि जो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे वो उस सब्जेक्ट को लेते थे, और वो खुद ही एक ऑब्स्टेट्रिशियन थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे। तो हम लोग क्या हुआ, बाकायदा एक शॉल वाल ओढ़ करके एग्जाम देने गए, पढ़े लिखे कुछ थे नहीं, और जाके अटेम्प्ट करके आए। जितना पढ़ा था उसको अटेम्प्ट करके आए। जब रिजल्ट आया तो कुछ लोग फेल हो गए, बट हम लोग पास थे। सो योर अटेम्प्ट विल नेवर फेल, मेक डू योर एफर्ट्स। तो हमें लगा कि नहीं, इंसान परिस्थिति में स्ट्रांग बन जाता है। जैसी परिस्थिति वैसा आप बनेंगे। आप आज अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोल सकता हूँ। आई एम नॉट ए टिपिकल टीचर कि आपने क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों करना चाहिए, कोई तरीका है। आई कैन नॉट बिकम दैट टीचर, राइट। अगर योग के क्षेत्र में है तो ऐसा टीचर बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी सिखा नहीं सकता, और आप नहीं करोगे तो मैं आपका इवैल्यूएशन में करते जा रहा हूँ। मेरा इवैल्यूएशन आपका हो रहा है कि अगर आपने एक काम पूरा नहीं किया तो आप आगे रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। सक्सेस वाले जितने लोग हैं वो बहुत सिंसियर रहेंगे, राइट। तो क्या बनना चाहते हो वो आप खुद बनाओ अपने आप को। नोट्स इसलिए नहीं बनाना है कि मुझे दिखाना है, नोट्स इसलिए बनाना है क्योंकि आप इस विषय का अच्छे से अध्ययन करके उसी में आपको ही बेहतर बनना है। मुझे दिखाने से क्या होता है, मुझे प्रसन्नता मिलेगी। ज्यादा हमको मिलेगा कि जो ने इतने लोगों को पढ़ाया होगा आज तक, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाया, सेंस में पढ़ाया, नखपुरा कॉलेज में पढ़ाया, यहाँ इतने लोगों को हम पढ़ाते हैं। आज इतने लोग हैं जो इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। तो जो सिंसियर थे वो सक्सेसफुल हो गए। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि जितने लोग आज से 15 साल 16 साल पहले जितने लोग थे, जैसे जनक सर भी हैं, ये सब मेरे साथ 15-15 सालों से जुड़े हुए। ये लोग, जनक सर रहते थे हीरापुर जरवाए साइड में। साइकिल से सुबह 5:30 बजे आते थे योगा सीखने के लिए। साइकिल से आते थे, ठंड के दिनों हो या गर्मी के दिनों हो या बरसात के दिनों, उस समय को मतलब नहीं, आपको आना पड़ेगा। सुबह आते थे, क्लास करते थे। साइकिल की वो जर्नी थी। और आज सबके पास सबके खुद के घर हैं, खुद की गाड़ियां हैं, फैमिली एस्टेब्लिश्ड है, सब कुछ है। अभी भी यहाँ और अभी भी वहीं है। यहाँ भी घर, यहाँ पास में घर ले लिया हमने। क्या है लाइफ, एक उन्होंने मेहनत की तो आज बस है, जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। सारे टीचर्स के पास अनुभव बहुत है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। हम लोग अगर जो बहुत सक्सेसफुल पूरे फील्ड में काम करते हैं, बहुत लोगों से आप मिले नहीं हैं, आप उनको जानते नहीं हैं। वो सारे लोगों की शुरुआत वो साइकिल से हुई। आज सबके अपने एस्टेब्लिश्ड लाइफ। क्या किया, मेहनत किया, राइट। तो आई होप जिन लोगों ने नोट्स पूरा नहीं किया है वो मेरे लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए बनाएंगे। मुश्किल आएगी तो सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, खुशी।